कानपुर कार्डियोलॉजी को नेशनल स्तर पर कहाँ देखते हैं आने वाले सालों में? कार्डियक जीवन मेहता, श्री जयदेवा, 2 इंस्टीट्यूट हैं ऑल ओवर इंडिया में। थर्ड इज अवर इंस्टीट्यूट जो ऑर्गन स्पेसिफिक है। हमारी सेवाएं जो अभी नहीं मिल पा रही हैं, जो भविष्य में देना चाहता हूँ, उनमें सबसे चीज़ यही है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाएं, संसाधन और बढ़ाएं, और जो लास्ट हमारी जो है एक अर्जुन की नज़र है वो है कार्डियक ट्रांसप्लांट। वो कार्डियक ट्रांसप्लांट मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का पहले यहीं पर होगा, ऐसा मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। वो फर्स्ट ट्रांसप्लांट होगा उत्तर प्रदेश का। 17 जिलों के लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, और मेरे ख्याल से बाहर के भी जो स्टेट्स के लोग हैं, पेशेंट्स हैं, वो भी आते हैं यहाँ पे एक बड़ी उम्मीद लेकर के आते हैं कि शायद यहाँ पे इलाज जल्दी मिल जाएगा, मुफ्त मिल जाएगा। तो ऐसे में आप इतने पेशेंट्स को कैसे एक साथ इलाज देने की बात कर रहे हैं? सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर रहे हैं। प्रदेश की नहीं, पूरी देश की सबसे बड़ी कार्डियक इमरजेंसी बनने जा रही है, जिसमें इमरजेंसी कैथ लैब, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और 260 बेडेड कार्डियक इमरजेंसी हो। कार्य चालू हो चुका है, मतलब हर संसाधन से वो सुसज्जित है। डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं, क्या ऐसा सच है कि उन्हें हार्ट अटैक फील नहीं होता है? ये सच भी है और पूरा सच भी नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कितना डैमेज हुआ है। अगर आपको डायबिटीज कंट्रोल चल रही है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका प्रिजर्व रहता है और उसमें पेन होता है। वंस द ऑटोनॉमिक सिस्टम ऑफ द हार्ट डायबिटीज उसको डैमेज कर देता है, तब पेन लेस हार्ट अटैक होता है, जो साइलेंट एमआई कहलाता है। आपको एक घबराहट महसूस होगी और आपको अपने हार्ट का चलना महसूस होना शुरू हो जाएगा कि बहुत तेज चल रहा है, पैल्पिटेशन, आपको खड़े खड़े पसीना छूट जाएगा। और अगर आपको एयर हंगर लग रहा है और सांस फूलने लगे हल्की सी, तो ये 3 लक्षण अगर डायबिटीज़ के साथ में हुए हैं किसी को, तो आपको रन टू द हॉस्पिटल। स्ट्रीट फूड, जंक फूड, जितने भी ये प्रिजर्व्ड फूड्स होते हैं, जितने भी पैकेट्स होते हैं, ये सब एक कारण है कि कल को ये आपको हार्ट का प्रॉब्लम दे सकते? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। आपने सुना होगा जी, बहुत पहले लोग थे, बोले 100 साल जिंदा रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, बोले क्या पानी पीते थे, पेड़ के नीचे बैठे रहे, पूरा 100 साल से ऊपर जिंदा रहे। दैट वाज लॉजिक। केवल एक ही मेडिसिन है, वो है ध्यान। वो पुराने लोग करते थे, फल खा लिया, पानी पी लिया, पूरा जीवन निकाल दिया, 100 साल से ज़्यादा जिंदा रहे। योग, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, 3 आर नॉट द सेम थिंग। मेडिटेशन मीन्स ओनली ध्यान, देयर इज नो एक्शन इन द बॉडी। और मेडिटेशन ही एक चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ को बढ़ा सकता है, जो आपके लाइफ को डिसीज फ्री रह सकता है, जो आपको हर चीज़ों से बचाए रखे। कहते हैं कि जो फ्रेंच लोग हैं वो खाने के साथ या खाने के बाद वो वाइन लेते हैं ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए, हार्ट हेल्थ को बरकरार रखने के लिए। इसमें कितनी सच्चाई है? ड्रिंक्स पर हम अगर आते हैं तो इवन एल्कोहल 2 पैक ट्वाइस ए वीक, ये अमेरिकन गाइडलाइन है, इट इज़ रिटन इन द बुक। एंड 2 पैक का मतलब 2 पैक आप ले सकते हैं अल्कोहल, वो हार्मलेस नहीं है। कि यू कैन टेक द अल्कोहल बट यू नेवर टेक द स्मोक। एल्कोहल पर ही केंद्रित रहें तो अच्छा है। वाइन को ये है कि नेचुरल चीज़ को नेचुरल इसमें फर्मेंट करके आपको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया गया है, वो नेचुरल है। तो इस तरह से ये वाइन एंड बियर आर द सेफ। जिनको लगता है कि मुझे हार्ट का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे हार्ट अटैक नहीं हो सकता है, मुझे हार्ट की कोई डिजीज़ नहीं हो सकती है, मेरे जीन्स में नहीं है, ऐसे लोगों को अवेयर करने के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? हार्ट डिसीज देयर इज नो एज बार, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बाहर से दिखाई पड़ता है वो अंदर से नहीं होता है। ये 2 टिप्स हैं हमारे, इतनी ही अगर आप में समझ आ जाए बस। जो बाहर से आपको दिखाई पड़ रहा है कि हम फिट हैं, ये लेकिन अंदर से नहीं होता है। दिल की बातें दिल से की जाएं तो दिल तक पहुंच ही जाती हैं। मोहब्बत में तो लोग दिल का ख्याल रख लेते हैं, पर जब बात सेहत की होती है तो दिल का ख्याल नहीं रख पाते हैं। आज बात दिल की इसलिए क्योंकि आंचल जैंगल के इस खास एपिसोड में जो हमारे साथ मेहमान हैं वो भी बहुत खास हैं। जब बात कार्डियक केयर की होती है तो हमारे साथ आज मौजूद हैं न सिर्फ कानपुर के बल्कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स, कार्डियक सर्जन डॉक्टर राकेश वर्मा। डॉक्टर राकेश वर्मा इस वक्त कानपुर कार्डियोलॉजी में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी यूनिक स्किल्स, उनकी डायग्नोसिस, उनके एक्सपीरियंस और उनका डेडिकेशन उनको वाकई में यूनिक बनाता है। ना जाने इस वक्त वो कितने ऐसे सर्जरीज हैं कर चुके हैं और इस वक्त नए नए लोगों को ज़िंदगी भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो अपने पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर राकेश, आपका लंबा सफ़र रहा है
कार्डियक केसेस को एनालाइज करने में एक्सपीरियंस किया है आपने बहुत लंबा, तो सबसे पहले तो बताइए कि कैसा रहा ये एक्सपीरियंस। कार्डियक सर्जरी तो मोस्ट वाइटल ऑर्गन है, वाइटल सर्जरी है, नो डाउट। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत ही आपको मेंटल पीस देती है, बिकॉज यू आर गिविंग ए लाइफ टू द पेशेंट, इट इज़ मोर। वो आपके हार्ट में जो सांत्वना मिलती, जो खुशी मिलती ना, उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। आप अब तक कितनी सर्जरीज कर चुके हैं? आई हैव ऑपरेटेड मोर देन 30,000 ओपन हार्ट्स, और इसमें करोनरी बाईपास सर्जरी मेरी सबसे ज़्यादा है, वेल रिप्लेसमेंट थोड़ा उससे कम है, तो ऑन एन एवरेज 30,000 प्लस हैं। आई हैव नॉट क्लियर कट डाटा, बट मैं यही बोलता हूँ केवल 30,000 प्लस। मुझे तो लगता है मैं 30,000 लोगों से भी 1-to-1 मुलाकात मेरी नहीं होगी जितने लोगों के आपने दिल खोल के देख लिया है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो जो जब आप ओटी में जाते होंगे और देखते होंगे कि पेशेंट कितना क्रिटिकल कंडीशन में है, प्रेशर फील करते हैं ऐसी सिचुएशंस में? देखिए मैडम, इनिशियली व्हेन यू आर एस्टेब्लिशिंग योर सेल्फ थोड़ा बहुत रहता था, नाउ इट इज़ ए रूटीन। जाना है, खोलना है, काम करना है, चले आना है। मुझे मालूम रहता है ये पेशेंट बिहेव कैसा करेगा, ऑन टेबल पे डिसाइड हो जाता है। मेरे इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं आईसीयू के लिए, इस पे ये करना, इस पे ये करना, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर मेरे पास सारे संसाधन हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम सारे हैं, आईसीयू वेल इक्विप्ड है, IBP और ECMO, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव गॉट, मोस्ट लेटेस्ट जो मशीन्स हैं। एडवांसमेंट्स और इनोवेशंस की बात करें तो आपने कानपुर कार्डियोलॉजी को एक नए आयाम पे स्थापित कर दिया है, क्योंकि ऑर्गन का जो कहते हैं कि स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, उसमें सारा कुछ जितने भी इनोवेशंस होते हैं वो इस वक्त आप ही करा रहे हैं कानपुर कार्डियोलॉजी में। क्या नया इम्प्लीमेंट किया है कानपुर कार्डियोलॉजी में जो लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जानना? देखिए, ये चीज़ पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। दिस इज़ द ओनली सिंगल इंस्टीट्यूट in the Uttar Pradesh that is organ specific. I mean organ specific मतलब हार्ट का सब प्रकार का इलाज यहाँ पर होता, केवल हार्ट, एंड इट इज़ 200 बेडेड 24 hour इमरजेंसी हॉस्पिटल। करेक्ट। एंड ऑल बेड्स आर इमरजेंसी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी टीम एक रॉकेट और एक टाइगर की तरह काम करती, बिकॉज द ऑल 200 पेशेंट्स दे आर एडमिटेड, they are all are emergency, they are playing with life and death। तो ये चीज़ तो हमारे एक हॉस्पिटल की तो बहुत ही ब्यूटी है, और टीम बहुत ही परफेक्ट है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रही है। हम लोग जो इनोवेशन की तरफ जो बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पेशेंट्स पर डे आ रहे हैं, दे आर मोर देन 1,500 केसेस पर डे, एंड वी आर एडमिटिंग around 70 to 80 या even 100 patients per day, cardiac emergencies. So you can imagine how much the turnover of the patients. और सबसे और ब्यूटी है, हम अपने कार्यकाल में हमने जो इस संस्थान को इन ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना प्रयास कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि 98% एक्सेप्ट 1 or 2%, all things are free। ओह, वेरी नाइस। बिकॉज मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर जब आप हार्ट के लिए कहीं भी जाते हैं इलाज करवाने के लिए। पेशेंट्स हमारा इमरजेंसी में आएगा, इर्रिस्पेक्टिव आप कोई इकोनॉमिक स्टेटस, हमें कोई मतलब नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट हमें इतना बजट देती है। फर्स्ट 24 आवर जो स्कीम है हमारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो चलाई गई है, उसमें हम टेनेक्टा प्लेस जो 40,000 का इंजेक्शन है, आपसे पूछते ही नहीं है, आता है, अटैक है, लग गया, आपको पता ही नहीं चलता। अच्छा, वो बिल में नहीं जोड़ेंगे कहीं? नो हिसाब बिल नहीं है इज उसका? जीरो बिल? बिल जीरो, यानी कि पेशेंट की जेब से एक पैसा नहीं कुछ जाना? नहीं लगता फ्राम। देखिए, हमारे यहाँ पर कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे जो बीपीएल कार्ड धारक हैं या एपीएल कार्ड धारक भी हों, आयुष्मान योजना के अंतर्गत, करेक्ट, दीनदयाल उपाध्याय या अन्य योजनाएं जो मुख्यमंत्री जी की द्वारा कवर की जा रही होती हैं, सारी योजनाएं हमारे यहाँ पर चल रही हैं। और इसमें सबसे मुख्य है असाध्य रोग नियमावली। असाध्य रोग नियमावली ये है कि बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में बाकायदा चल रही है। उसमें जो है हृदय के ही मरीजों का इलाज फर्स्ट 24 आवर में कंप्लीट फ्री होता है। 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स के बाद में मैं आपकी इकोनॉमिक स्टेटस देखूंगा। यानी कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन हाँ, को आप यस, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट कर टोटल देते हैं। फ्री ऑफ कास्ट। सो हमारा हॉस्पिटल जो है 98% जो सर्विसेज दे रहा है फ्री ऑफ कास्ट दे रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ माई चीफ मिनिस्टर एंड माई मिनिस्टर। आई थिंक दिस इज कमेंडेबल वर्क, क्योंकि कहीं भी जाइए लोगों को बड़ा एक टेंशन रहती है कि कितना पैसा खर्च होने वाला है इलाज। पहले था, जब मैंने ज्वाइन किया था सन 2000 में, तो पहले लगता था, क्योंकि तब ये स्कीम्स नहीं थी, इतना बजट नहीं था। आज हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज नो प्रॉब्लम ऑफ बजट, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि वी आर डिलीवरिंग द सर्विसेज टू द सोसाइटी। सो गवर्नमेंट इज फेवरिंग ऑल द एस्पेक्ट। ठीक है। डॉक्टर राकेश, क्योंकि 17 जिलों के लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, और मेरे ख्याल से बाहर के भी जो स्टेट्स के लोग हैं, पेशेंट्स हैं, वो भी आते हैं यहाँ पे एक बड़ी उम्मीद लेकर के आते हैं कि शायद यहाँ पे इलाज जल्दी मिल जाएगा, मुफ्त मिल जाएगा। तो ये जिस तरह से आप इसको इनिशिएट कर रहे हैं, नए नए इनोवेशंस ला रहे हैं, भीड़ बढ़ने के आसार आगे भी हैं। बिल्कुल। और ऑलरेडी जैसे आपने बताया कि जो टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में आप इतने पेशेंट्स को कैसे एक साथ इलाज देने की बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हमने जो सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर रहे हैं। प्रदेश की नहीं, पूरी देश की सबसे बड़ी कार्डियक इमरजेंसी बनने जा रही है। 5 मंजिला, जिसमें इमरजेंसी कैथ लैब, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और 260 बेडेड कार्डियक इमरजेंसी होगी। ओनली कार्डियक इमरजेंसी। कार्य चालू हो चुका है। हाँ, मैंने आपका ये इनिशिएटिव के बारे में भी पढ़ा था कि दिस इज वेरी यूनिक एंड नोबल थिंग यू आर डूइंग फॉर अदर पीपल। ये कहीं पर नहीं है। दिस इज ओनली द कार्डियक इमरजेंसी। आपको फर्स्ट 24 आवर में, आप आए नहीं, आपको तुरंत एंजियोप्लास्टी की जरूरत है, हमें शिफ्ट नहीं करना है। सेकंड फ्लोर गए, पता लगा एंजियोप्लास्टी आपकी हो गई। भटकने की जरूरत नहीं है इधर उधर के। नो, सिंगल बिल्डिंग 5 स्टोरी, मतलब हर संसाधन से वो सुसज्जित होगी। चलिए, तो ये तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो आप दूसरी लेकर के काम कर चीज़ रहे हैं। है, जैसे हमारे इमरजेंसी पेशेंट बढ़ेंगे तो हमारा इंडोर भी बड़ा होना चाहिए। दिस इज 200 बेडेड ओनली। तो हम 250 बेडेड G+7 भी ले आए हैं, वो भी गवर्नमेंट ने हमें स्वीकृति दे दी है और पैसा भी सेंक्शन कर दिया है। वो 7 मंजिला इमारत होगी, जिसमें इंडोर कार्डियोलॉजी ब्लॉक कहलाएगा। उसमें पेशेंट जो हमारे सही हो जाएंगे फिर उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। वेरी नाइस। सर्दियों की भी सर जब बात करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो यहाँ पे आते हैं। मेरे ख्याल से नंबर ऑफ जो डेथ्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और लोग जो हैं उसमें हॉस्पिटल के लिए कहते हैं कि सुविधाएं नहीं थी। बट मैं एक्चुअली आपसे जानना चाहूँगी कि क्या होता है उस वक्त में। पेशेंट्स होते हैं बड़ी इमोशनली ड्रेन्ड आउट होते हैं, उन्हें लगता है कि सर्विसेज नहीं मिल पाई या इलाज नहीं मिल पाया। तो ये जो, क्या वो ऐसी कंडीशन में ही आते हैं कि जहाँ पे इलाज मिलने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है? देखिए, ऐसा है, ये तो हमेशा रहा है कि जब हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स होते हैं पर 24 आवर में लास्ट मोमेंट पे आते हैं और बड़ा डेड होते हैं, उनमें तो हम कुछ नहीं कर। लेकिन एक बात ज़रूर है, ये मैं बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैंने महसूस किया है कि अगर थोड़ा भी टाइम उसके लाइफ में होगा और मेरे दरवाजे तक पहुंच गया है तो बचेगा, एक्सेप्ट उसकी फेथ लाइन ना ख़त्म हो, तब तो अलग है, वरना बचेगा। संसाधन सारे हैं और उसको कुछ भी इंतजाम नहीं करना होता है कि नहीं उसको पैसा लगना, ये करना, कुछ नहीं। ईच थिंग इन एवरी, मतलब एवरी इंजेक्शन, एवरी ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ, दैट इज़ फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, तो यानी कि
लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ये एसिडिटी का पेन है या ये हार्ट का पेन है। ऐसे भी सिचुएशंस पे भी मान लीजिए कि अगर ये एक्चुअली एसिडिटी का भी पेन है तो ऐसे में क्या डिस्प्रिन ले लेनी चाहिए, वो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं करेगी, थिंकिंग कि नहीं ये हार्ट का पेन हो सकता देखिए है। ऐसा है, डिस्प्रिन इज़ वेरी सेफ, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसके केवल एडवांटेज हैं। एडवांटेज है, देन वाई यू शुड नॉट टेक। यानी कि इट्स बेटर टू कीप यस, बेटर टू इन योर कीप द पॉकेट कि डिस्प्रिन कभी ऑलवेज इन द इमरजेंसी। पॉकेट। और जिस तरह की हमारी सराउंडिंग्स हो रही हैं, जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, उस तरह से मुझे लगता है कि हर एक को अपने पॉकेट में डिस्प्रिन रखनी चाहिए। जिस किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो ये टैबलेट आपकी लाइफ को श्योर बचा देगी, इतनी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है ये हमारे व्यूअर्स को भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आप दे रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ों की नहीं, केवल डिस्प्रिन। सर युवाओं की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा अब इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं। आई डोंट नो ये केसेस बढ़ रहे हैं या अब इनकी अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है, बट हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा हैं। जिम कर रहे थे, हार्ट फेल हो गया, या एक्सरसाइज कर रहे थे, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई। डांस करने निकले थे, एक्साइटमेंट में थे, परफॉर्म कर रहे थे और हार्ट अटैक हो गया। व्हाई इज़ दिस हैपनिंग सो फ्रीक्वेंट केसेस? देखिए, एक चीज़ तो है, ये बहुत ही अच्छी बात है इन द सेंस कि कोरोना हमारे यहाँ पर आया था। कोरोना ने सब कुछ नुकसान किया, मैं मानता हूँ, लेकिन कोरोना का एक एडवांटेज बड़ा हुआ है। हर आदमी को हेल्थ कॉन्शियस के लिए जगा दिया। पहले वो अपने हेल्थ को सेकेंडरी समझता था, नाउ द थिंग्स हैज बीन चेंज कि वो प्राइमरी समझने भी नहीं लगा कि हेल्थ भी मेरा ठीक रहना चाहिए। तो ये कोरोना ने जो किया है काम, उसका कोई, हम इसके लिए क्या कहें कि बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस। हाँ, अब हम आपके क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्यों यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। अवेयरनेस बढ़ी तो स्क्रीनिंग बढ़ी, स्क्रीनिंग बढ़ी तो हमें बीमारियां पकड़ में आना शुरू हुई जल्दी। इनके अलावा जो है द फैक्टर्स आर डिफरेंट। तो पहले हम लोग सोचते थे कि हार्ट अटैक किनको पड़ेगा, जिनकी एज 60 ईयर प्लस होगी, उनको डायबिटीज़ होगा, हाइपरटेंशन होगा, डिसलाइपिडीमिया होगा, फेमिलियर हिस्ट्री होगी और बीमारियां होंगी, उनको हार्ट अटैक पड़ेगा। ये एक जनरल पब्लिक की सोच थी। बट नाउ द थिंग्स आर चेंज बिकॉज नाउ द स्ट्रेस इज नंबर 1। तनाव युक्त जीवन सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर है कार्डियक अटैक का। दूसरी चीज़ लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ एंड स्मोकिंग। जब आप स्ट्रेस में होंगे तो आप निश्चित रूप से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप स्मोकिंग को चूज करेंगे। तो ये जो ट्रायड है ना, नाउ द थिंग्स आर ट्रायड, स्ट्रेस, स्मोकिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक लूप है। हाँ, ट्रेंगल है, दिस इज ट्रेंगल। और ये हम लोगों को यंग आदमी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। इसलिए ये 3 फैक्टर जो हैं हार्ट अटैक के लिए यंग में रिस्पॉन्सिबल हैं। 4th जो फैक्टर जो हम मानते हैं वो है फूड। हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ज़्यादा फैट ले रहे हैं, प्रोटीन बहुत कम ले रहे हैं। तो चौथा फैक्टर एक है। तो हम नो डाउट डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये तो सब रहेंगे, लेकिन जो अर्ली जो ले आया, जो हमारी जो साइकिल को शिफ्ट अर्ली किया, वो इनके कारण किया। और कोरोना के बाद क्यों बढ़े? मेजर क्वेश्चन है। कोरोना के बाद इसलिए बढ़े कि जॉब का जाना, इकोनॉमी का हर घर में कम होना, दैट वाज द मेजर इशू कि एवरी पर्सन ऑफ द होम गेट स्ट्रेस्ड, परोक्ष या अप्रोच में। वो स्ट्रेस आपको इस लूप में ले आया, वो तो कार्डियक डिसीज पहले हो रही है।
छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स है, उनके पीछे की क्या वजह है? इज दिस द स्टडी स्ट्रेस दे आर नो फेसिंग? नो नो, छोटे बच्चों में मैं आपको ये बताना चाहूँ, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हम कैसे बीमारी को जल्दी पकड़ रहे हैं। छोटे बच्चों में कभी भी हार्ट अटैक के चांसेस नहीं होते हैं, उनमें कंजेनाइटल हार्ट डिसीज होती है, आनुवांशिक, वो कार्डियक अरेस्ट कर देती है। इंस्टेंट डेथ हो हाँ सकती यस, मैं आपको बता रहा हूँ 2 बीमारियाँ जो बहुत ही कॉमन है, कंजेनाइटल एओर्टिक स्टेनोसिस, कंजेनाइटल HOCM। क्या है ये आपका मुख्य आउटलेट वेल्व, जिसको हम एओर्टिक वेल्व बोलते हैं, पैदाइशी वो चिपका होता है। उसमें क्या होता है कि बच्चा को एक फिक्स ब्लड पूरे शरीर को मिल रहा होता है, क्योंकि चिपका हार्ट इजेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। जब उसको डिमांड चाहिए होगी, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, फिर वो क्या करेगा, स्टडी के लिए जाएगा, फिर वो रनिंग करेगा, हाँ, फिर एक्टिविटीज़ बनेंगी, तो उसके बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होगी, लेकिन वहाँ तो फिक्स पाइप जा रहा है। जब फिक्स ब्लड सर्कुलेशन तुम्हारी बॉडी को मिल रहा है तो आपकी बॉडी को डिमांड नहीं मिलेगी, और इससे तो कह दो हार्ट अटैक क्यों हो जाता है ना। इसके साथ और क्या होता है, जब एओर्टिक स्टेनोसिस होती है तो हृदय के अंदर प्रेशर बहुत हाई होता है, अपने हृदय के लिए ब्लड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी के कारण कार्डियक ये जन्मजात होता है? जन्मजात होता है। इसीलिए बच्चों में, और एक तो ये कंजेनाइटल एओर्टिक स्टेनोसिस, दूसरा मैंने HOCM की बात किया कि हृदय के अंदर का मांस इतना बढ़ जाता है कि उसके आउटलेट को बंद कर देता है। वंस देयर इज डिमांड, जब आउटलेट फिक्स है, आपके शरीर में डिमांड बढ़ी या हार्ट को ज़्यादा डिमांड चाहिए हुआ, तो वो निश्चित रूप से सप्लाई नहीं कर पाएगा हार्ट। और जब ऑक्सीजन का मिसमैच होता है सप्लाई का, चाहे बॉडी में चाहे हार्ट में, तभी आपको कार्डियक अरेस्ट होता है। दिस इज द रीजन। ये बच्चों में जो केसेस बढ़ते हैं वो इसी वजह से? यस यस, इट इज़ नॉट द कार्डियक अरेस्ट बिकॉज ऑफ द कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, और उसके पहले हो सकता है उसका कभी इको नहीं हो सकता है बच्चा जैसे बता रहा हो कि नहीं मम्मी मेरे को यहाँ भारीपन लगता है, तो मम्मी मेरी धड़कन बढ़ जाती है, कुछ न कुछ सिम्टम ज़रूर उसको होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि सिम्टम हो, लेकिन हम लोग अवेयर नहीं हैं, हम लोग सुनते नहीं हैं। मुझे लगता है कि बच्चों की बात जो है माँ बाप थोड़ा साइड भी कर बिल्कुल, देते हैं कि बिल्कुल। नहीं, थक के आया है, वर्कआउट कर लिया बिल्कुल है, बिल्कुल एक्सरसाइज कर बिल्कुल। ली। इसलिए मैं एक बार रिकमेंड करना चाहता हूँ कि चाइल्ड ईयरिंग एज ग्रुप में भी अगर 10-12 साल के आप हैं, तो अगर एक बार इको स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आपका हो जाता है बच्चे का, तो श्योर साट है कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यानी कि एक स्क्रीनिंग जरूरी है। स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और सिंपल इको टेस्ट जो कि नॉन इन्वेजिव होता है, 10 मिनट में हो जाता है, एक पता चल जाएगा कि हार्ट आपका नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, उसको जानने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। हार्ट अटैक को रोकने के लिए कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कराया जा सकता है जिससे आप पहले से अवेयर हो जाएं कि आई एम हैविंग अ हेल्दी हार्ट और समथिंग इज प्रॉब्लमैटिक? देखिए, हार्ट डिसीज़ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें रिस्क फैक्टर में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल हम लोग पढ़ते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, या मैं सबको बता रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है LDL, जिसको LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लिपिड प्रोफाइल में, वो सब लोग कम देखते हैं। व्हाट इज दैट? हाँ, LDL एक इसी प्रकार का फैट है जो सबसे डेंजरस होता है। हम लोग कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, हम लोग ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं, लेकिन उससे भी घातक जो होता है वो LDL होता है, और दैट शुड बी लेस देन 100। अगर लेस देन 100 है तो आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का रिस्क बहुत ही कम है। तो यानी कि आप कभी भी टेस्ट कराएं तो LDL को LDL ज़रूर तो से नोटिस करना है कि उसकी क्या और डायबिटीज़ है
तो वेल कंट्रोल्ड है कि नहीं। आपका रेगुलर HbA1c अराउंड 7 होना चाहिए, वो भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आपको करोनी आर्टरी डिसीज़ का। तो ये एज ए जैसे थायराइड है, विटामिन डी है, विटामिन B12 है, B1 है, तो ये दीज आर द रिस्क फैक्टर्स, मेजर रिस्क फैक्टर इन इंडिया, जो आपको करोनी आर्टरी डिसीज़ के बारे में बताते हैं, ये होगा। बट मुझे लगता है कि लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है कि ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम बहुत ही मेजर लेवल पे हो बिल्कुल सकती है। बिल्कुल, ये मेजर फैक्टर हैं ही, मेजर फैक्टर्स। मेजर फैक्टर है। बट लोगों को लगता है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल कर लो। सिंपल ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन आपको एक चीज़ बता देगा कि आप करोनी आर्टरी डिसीज़ के लिए रिस्क फैक्टर हैं कि नहीं है। एक सिंपल ब्लड टेस्ट, फिर उसको पता करने के लिए आगे बढ़िए आप TMT करा के दे सकते हैं, और TMT के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इट इज़ बेटर टू सेल्फ टेस्ट, कि आप अपनी TMT खुद घर में कर लीजिए ना, वो मैं सिंपल तरीका है। 3 मंजिला अगर आपका मकान है, अगर स्पीड अप से आप पूरे 3 मंजिल पर पहुंच जाते हैं और स्पीड अप से नीचे डाउन आ जाते हैं, तो आपकी TMT हो गई और आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। यानी कि घर पे ट्राई करके आप Yes. बता सकते हैं कि इफ यू आर फिट और नॉट। हाँ, आपको TMT में बेसिकली हम लोग करते क्या हैं, वो मशीन होती है, आपकी स्पीड बढ़ाती रहती है, आप उस पर दौड़ते रहते हैं। वो चीज़ तो आप घर में भी कर सकते हैं जिन्हें। तो हर आदमी को ये चीज़ देखना चाहिए कि देखो यार, हम 3 मंजिल ऊपर तक पहुंच जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 आ जाते। अगर आपको ये प्रॉब्लम होने लगे कि नहीं 1 मंजिल चढ़े उसके बाद नहीं यार कुछ भारीपन है, रुकना पड़ता, तो आपको सतर्कता इमीडिएट हो जानी चाहिए कि नहीं, आपको करोनी आर्टरी डिसीज, हृदय की नसों में रुकावट की संभावनाएं हैं। फिर आप उससे आगे कर सकते हैं टेस्ट, कार्डियक CT स्कैन। ये भी, इसमें आपको कुछ नहीं करना, हमारे यहाँ मशीन है, उसमें क्या होता है, पेशेंट को गया और निकला, मात्र 2 मिनट लगते हैं। अच्छा, ओनली 2 मिनट टेस्ट। क्या होता है उस टेस्ट में? वो आपको कार्डियक CT एंजियोग्राम बोलते हैं उसको। 2 से 2.5 मिनट 3 मिनट में पूरा टेस्ट हो जाता है। आप, मशीन होती है, खुद अपने आप मशीन आपके हार्ट की हर तरह की एनाटॉमी बता देती है। आपकी करोनी आर्टरीज में कितना ब्लॉकेज है, क्या नहीं है, कैल्शियम डिपॉजिट है नहीं है, सब कुछ विदिन 3 मिनट हमारे यहाँ पर मशीन यानी है। स्कैनिंग हो जाती है आपके हार्ट की। पूरा A से लेके Z तक मालूम होना चाहिए। हम लोगों को स्क्रीनिंग, कार्डियक CT स्कैन, अब हम तो रिकमेंडेशन कर दिया है कि नहीं ये ज़रूरी है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी होती है, बेटर टू गो द कार्डियक CT स्कैन देन विल कम। और वो बहुत सिंपल है, हमारे यहाँ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और कई जगह भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं, हर जगह मशीन है। कार्डियक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो बड़ा मेजर कन्फ्यूजन है लोगों को हार्ट अटैक में, हार्ट फेलियर में और हार्ट ब्लॉक में। तो क्या है ये तीनों और इनमें डिफरेंसेस क्या देखिए, हैं? तीनों चीज़ें जो हैं ये डिफरेंट हैं। डिफरेंट इन द आस्पेक्ट इटियोलॉजी, कारण, डिफरेंट इन द आस्पेक्ट कि इलाज क्या है। हार्ट अटैक उस बीमारी को बोलते हैं जब हमारे हृदय की नसें, जो करोनरी आर्टरीज कहलाती हैं, उनमें ब्लॉकेज होता है, और वो ब्लॉकेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि ब्लड सप्लाई आपके हार्ट को मिलना बंद हो जाती है, और तब हार्ट अटैक पड़ जाता है। उसको तो हम बोलते हैं हार्ट अटैक। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है इमीडिएट टू द हॉस्पिटल, रन टू द हॉस्पिटल इमीडिएट, विदिन अगर 6 आवर हैं। और ECG और ट्रॉप टेस्ट, 2 एक ऐसे टेस्ट हैं, वो भी 30 सेकंड में बता देते हैं कि आपको अटैक हुआ कि नहीं हुआ। ECG, अगर ECG में फाइंडिंग है कि देयर इज़ नो नीड ऑफ डूइंग एनीथिंग, और ट्रॉप टेस्ट हमारा खट से होता है हमारे यहाँ पर, 2 मिनट में क्लियर अटैक है। इमीडिएट टेनेक्टाप्लेज इंजेक्शन शूट विदिन 30 मिनट हो तो 2 आवर्स तक भी इफेक्टिव होता है, 6 आवर तक भी इफेक्टिव होता है। अगर 30 मिनट हो तो कोई बात ही नहीं। तो ये हो गया हार्ट अटैक। हार्ट ब्लॉक क्या होता है? हार्ट ब्लॉक का मतलब होता है कि हृदय में जैसे हमारे सर्कुलेशन, जिसको हम करोनी आर्टरी डिसीज, हार्ट ब्लॉक गति, स्पीड
जैसे हम लोगों का हार्ट रेट कितना होता है 70-80, तो जो स्पीड से जो बीमारी होती है उसको हम हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। उसमें फाइबर्स होते हैं, SA नोड होता है, AV नोड होता है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस एंड राइट एंड लेफ्ट बंडल होते हैं। इनसे हमारी गति निर्धारित होती है। बहुत तेज अगर हार्ट बीट कर रहा है तो दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। अगर हार्ट रेट आपका लेस देन 30 हो जाता है, इट इज हार्ट ब्लॉक। तो हार्ट अटैक इज डिफरेंट। हार्ट ब्लॉक अगर आपकी गति लेस देन 35 हो जाती है तो इट इज़ कॉल्ड एज हार्ट ब्लॉक। इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। इमीडिएटली हार्ट को चलाना है, उसके लिए एक तार आर्टिफिशियल पैर से जा कर के हार्ट में पड़ जाता है और उसको हम टेम्परेरी पेसमेकर बोलते हैं। पहले इमीडिएट टेम्परेरी पेसमेकर जिससे गति में इमीडिएट नॉर्मल आ जाए, फिर उसको परमानेंट पेसमेकर में दूसरे दिन कन्वर्ट कर देते हैं। वो लाइफ लॉन्ग आपकी हार्ट रेट फिर रेगुलेट करता रहता है। और तीसरी चीज़ अगर आप कहेंगे कि हार्ट फेल वो उन बीमारियों से होता है जैसे हमारी कोई भी डिसीज़, जैसे हमारे हार्ट के वेल्व ख़राब हैं, हार्ट में करोनिया आर्टरी डिसीज़ है, बर्थ वाइज जो हमारे हार्ट की बीमारियां हैं, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, हमारा विद पैसेज ऑफ टाइम हार्ट हम कुछ दिन तक पंप करेगा, फिर पंप करना नहीं कर पाएगा, फिर हार्ट वो पंप जब करना नहीं पाएगा तो आपके शरीर में पूरे सूजन आ जाएगी और आपको बहुत तेज़ सांस फूल रही होगी। उसको उस स्थिति को हम बोलते हैं हार्ट फेल। तो तीनों में अंतर है, तीनों में डिफरेंट इलाज है। ये लोग मान लीजिए कि कोई एक पेशेंट है, उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, हाउ टू अंडरस्टैंड कि ये कौन सा प्रॉब्लम है और इसमें क्या करना है? कैसा है, हम तो एक मैसेज सोसाइटी को देना चाहेंगे कि हार्ट के मैनेजमेंट के बारे में कम सोचो। यदि हार्ट लग रहा है तो हार्ट हॉस्पिटल पहुंचो, क्योंकि वहाँ पर विदिन ए मिनट आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा। आपका इमीडिएट ECG हुआ, हार्ट रेट कम है, हार्ट ब्लॉक, ECG में ST एलिवेशन है तो हार्ट अटैक, क्लियर हो जाता है एकदम इमीडिएट। तो बेटर टू आप अपना दिमाग घर में लगाएं, बेटर है कि आप गो टू द हॉस्पिटल और आपको विदिन 1 or 2 मिनट विल बी कंफर्म कि आपको हार्ट अटैक है, हार्ट ब्लॉक है कि हार्ट फेल है। अच्छा, इज़ इट ट्रू कि ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो सकता है? माँ बाप में टेंडेंसी रही है कभी हार्ट के प्रॉब्लम की तो वो बच्चों में आ सकती है बाय जीन्स? देखिए, कंजेनाइटल जो डिसीजेज हैं उनमें भी जेनेटिक का चांस बहुत ही कम होता है। एक बाकी सब आर्गन में जेनेटिक ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन हमारे हार्ट में वो नहीं है, बहुत ही। तो ये तो गुड न्यूज़ हाँ, है। ये गुड न्यूज़ है, बहुत ही कम परसेंटेज है। तो इसलिए हम लोग कभी भी ये ना है, केवल एक ऐसा है करोनरी आर्टरी डिसीज़ जो हृदय की नसों में ब्लॉकेज उसको बोलते हैं हिंदी में। तो अगर वो बीमारी में ज़रूर पाया गया है कि जेनेटिक ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है, बाकी और ज़्यादा बीमारियों में ऐसा नहीं पाया जाता। हो सकता है कोरिलेट हो जाता है, हाँ उनको हुआ भाई हमें भी। मतलब अटैक के बारे में आप पहले से भी सुनते चले आ रहे होंगे कि यार बाबा को हुआ है, कि यार मेरे को हो सकता है, अटैक हुआ तब मेरे को भी चांसेज हो सकता है। तो ये चीज़ है, करोनरी आर्टरी डिसीज़ का कोरिलेशन है जेनेटिक, बाकी बीमारियों का कोरिलेशन बहुत कम है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, क्या ऐसा सच है कि उन्हें हार्ट अटैक फील नहीं होता है? देखिए, ये सच भी है और पूरा सच भी नहीं है। इसलिए यह कहना पूरा सच भी नहीं है, इसलिए क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कितना डैमेज हुआ है। डायबिटीज़ मीन्स नॉट डैमेज ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर आपको डायबिटीज़ कंट्रोल चल रही है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका प्रिजर्व रहता है और उसमें पेन होता है। वंस द ऑटोनॉमिक सिस्टम ऑफ द हार्ट डायबिटीज़ उसको डैमेज कर देता है, तब पेन लेस
हार्ट अटैक होता है, जो साइलेंट एमआई कहलाता है। देखिए, ये चीज़ समझने के लिए बहुत सिंपल तरीके में बता रहा हूँ आपको। पेन ना होना, लेकिन जो सारे और फैक्टर होते हैं वो महसूस होने लगना। हाँ, पेन नहीं है, लेकिन सारे और फैक्टर मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सारे और फैक्टर अगर आपके शरीर में वैसे हैं तो हार्ट अटैक की संभावना 99% है। जैसे आपको एक घबराहट महसूस होगी, घबराहट, और आपको अपने हार्ट का चलना महसूस होना शुरू हो जाएगा कि बहुत तेज़ चल रहा है। पैल्पिटेशन, स्पीड, हाँ पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन होगा और परिस्परेशन होगा ही होगा। आपको खड़े खड़े पसीना छूट जाएगा। ये सब कोरिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ हुआ दूसरी चीज़ नहीं हुआ, होगा ही होगा। पैल्पिटेशन, परिस्परेशन, और अगर आपको एयर हंगर लग रहा है और सांस फूलने लगे हल्की सी, आपको सोचना ही नहीं, आपके दिमाग दम घुटना शुरू हो हाँ, आपको सोचना ही नहीं, आप इमीडिएटली गो टू हॉस्पिटल, कार्डियक हॉस्पिटल, टेक द डिस्प्रिन, गो टू द हॉस्पिटल, टेक द डिस्प्रिन, गो टू द हॉस्पिटल। तो पेन, अगर आप लेबल डायबिटिक हैं तो उसमें ये लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 3 ही लक्षण हैं। तो ये 3 लक्षण अगर डायबिटीज़ के साथ में हुए हैं किसी को, तो आपको रन टू द हॉस्पिटल। मुझे लगता है कि ये आज के वक्त में बहुत ज़्यादा डायबिटिक लोग हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या इससे कैसे अवेयर हो सकते हैं, कब जाना है डॉक्टर के पास, कब नहीं। वो बेचारे अपने शुगर ही नापते रह जाते हैं। नहीं करना है ये। आपको हार्ट में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आप डायबिटिक्स हो रहे हैं। और मेरी स्टडी जो है एक पर्सनल, और कहीं हमने लिटरेचर में पढ़ा भी है कि ओनली एंड ओनली द व्हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। व्हीट, नॉट द शुगर, ओनली द व्हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायबिटीज़ जो हमारे यहाँ एपिडेमिक हो रही है। आप हर घर में डायबिटीज़ हो रही है, इसका मतलब है। और ये व्हीट पर हमने एक बुक है, किसी बहुत अच्छे नॉलेजेबल आदमी ने, अमेरिकन ने लिखा व्हीट पर। तो व्हीट कैसे रिस्पॉन्सिबल है आपके डायबिटीज़ के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यानी कि आप अगर बताएंगे तो व्हीट छोड़ देना यस, व्हीट को नहीं, आपको छोड़ तो नहीं सकते ना। व्हीट एक ऐसी आदत पड़ गई कि व्हीट के बगैर आप रह भी नहीं सकते, नहीं रह सकते ना। तो उससे आप मॉडिफाई करके चलिए ना। रिप्लेसमेंट हमने कह रहे रिप्लेस करिए, आप कम कर दीजिए, कम तो कर सकते हैं आप। अगर मान लिया प्योर व्हीट की आप रोज चपाती खा रहे हैं, वाई यू आर नॉट टेकिंग का जौ, चना, सोयाबीन, थोड़ा सा व्हीट, टेस्ट विल बी द सेम। मिस्सी रोटी खाइए, क्या दिक्कत है? आप उसमें कुछ एडिशन करके टेक इट और उसकी मात्रा कम कर सकते हैं। पहला तो काम ये जो हम लोग कर सकते हैं हमारे हाथ में है। और जहाँ आपने सफ़ेद सफ़ेद चीज़ देखते हैं आप, यार क्या चिप्स हैं ये हो, फिर ये सब व्हीट और ये सब चीज़ देखा, और जहाँ बनी हुई चीज़ें अच्छी देखी तो आप खाना शुरू कर देते हैं। चाउमीन हुआ, ये सब हुआ, तो ये चीज़ें अवॉइड करना चाहिए हम लोगों को। इसीलिए जंक फूड पे, क्यों, जंक फूड एक बहुत बड़ा फैक्टर है हर बीमारी के लिए, नॉट द डायबिटीज़ ओनली। स्ट्रीट फूड, जंक फूड, जितने भी ये प्रिजर्व्ड फूड्स होते हैं, जितने भी पैकेट्स होते हैं, ये सब एक कारण है कि कल को ये आपको हार्ट का प्रॉब्लम दे सकता है। बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कुछ भी डाउट नहीं। तो हम लोगों को, जो पुराने लोग होते ना, आपने सुना होगा कि बहुत पहले लोग थे, बोले 100 साल जिंदा रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। बोले क्या, पानी पीते थे केवल, बाबा थे और पेड़ के नीचे बैठे रहे, पूरा 100 साल से ऊपर जिंदा रहे। दैट वाज द लॉजिक। वो उन्होंने अपने शरीर में क्या किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे शरीर में 2 नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम वो होता है जो आपके शरीर को हानिकारक होता है, हर चीज़ें। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम ऐसा होता है जो आपको हर चीज़ से, बीमारियों से बचाता है।
अगर हम अपने बॉडी के सिस्टम को, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बहुत हाइट पे ले जाएं और सिंपैथेटिक सिस्टम को बहुत ही कम कर दें, तो हम डिसीज़ फ्री रहेंगे। तो एट दैट टाइम व्हाट दे वर डूइंग द ध्यान एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन। केवल एक ही मेडिसिन है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, वो है ध्यान। और पुराने लोग करते थे, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इतना मजबूत हो जाता था कि लाइफ तो आपकी 100 साल प्लस जाती थी, कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि कैटाबॉलिक फेज है ही नहीं आप में। फल खा लिया, पानी पी लिया, पूरा जीवन निकाल दिया, 100 साल से ज़्यादा जिंदा रहे। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हम एक मैसेज है कि हम सभी लोगों को पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को इम्प्रूव करना ही है। और बगैर इम्प्रूव किए हुए हम लोग हेल्दी लाइफ नहीं रह सकते हैं। और उसको इम्प्रूव करने के लिए एक ही साधन है, मेडिटेशन। देखिए, हमें लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि योग, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, 3 थिंग्स आर डिफरेंट, 3 आर नॉट द सेम थिंग। कि योग, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स ओनली ध्यान, देयर इज नो एक्शन इन द बॉडी। एक्सरसाइज मीन्स आप इंटेंशनली आप अपने को वो दौड़ रहे हैं, वॉलंटरी एक्शन। यस। तो ध्यान और मेडिटेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर। और मेडिटेशन ही एक चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ को बढ़ा सकता है, जो आपके लाइफ को डिसीज़ फ्री रह सकता है, जो आपको हर चीज़ों से बचाए रखे रहेगा मेडिटेशन की। और इसकी कोई मेडिसिन नहीं आती। सबसे बड़ी चीज़ आपको स्वयं करना है, आपको स्वयं शरीर के लिए टाइम निकालना है। और अगर आप ध्यान में आप उस्ताद हो गए तो आप बैठे बैठे आप ध्यान कर सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट में। आपको एनर्जी विदिन 5-10 मिनट बाद फिर रिफ्रेश हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है मेडिटेशन आज के वक्त में बहुत टफ है करना, क्योंकि ध्यान केंद्रित करना बिना किसी थॉट प्रोसेस के। हाँ, ये चीज़ है, टफ है। ध्यान को टफ बनाया कैसे? क्योंकि हम लोगों के विचार, दिमाग चलता ही रहता है। उसको एकाग्र करने के लिए आप अपने रिस्पिरेशन को ध्यान दीजिए। अगर आपका कंसंट्रेशन आपके रिस्पिरेशन पे हो गया तो ध्यान ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमें अपनी जो है सोच को शरीर और समाज से अलग करके अपने सिर्फ रिस्पिरेशन पे देना है ध्यान। हम सांस ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। सांस जा रही है तो आप ऑटोमेटिक आप सराउंडिंग से आप अलग हो जाएंगे, श्योर, 100%। इसमें कोई डाउट नहीं। इजी तरीका है, बिल्कुल इजी तरीका। मेडिटेशन के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत अच्छे गूगल्स में हैं। और मैं तो श्री रविशंकर जी का बहुत ही फ़ैन हूँ। ही इज़ द ओनली मैन हु हैज़ स्टार्टेड द मेडिटेशन एंड ही हैज़ इतनी हाइट पे मेडिटेशन को लेके गए हैं, उनकी मैं इज्जत करता हूँ। वाकई जो उसमें विलीन हो जाएगा 15 मिनट में, आप बिल्कुल आप फ्रेश हो जाएंगे। ये पक्का है, ये हर एक को करना चाहिए। वही हम लोगों की लाइफ डिसीज़ फ्री रख सकता है। बाकी तो सब इससे मुझे याद आया कि कहते हैं कि जो फ्रेंच लोग हैं वो खाने के साथ या खाने के बाद वो वाइन लेते हैं ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए, हार्ट हेल्थ को बरकरार रखने के लिए। इसमें कितनी हाँ, सच्चाई नहीं, है? देखिए ऐसा है, ड्रिंक्स पर हम अगर आते हैं तो इवन एल्कोहल 2 पैक ट्वाइस ए वीक, ये अमेरिकन गाइडलाइन है। इसमें कोई कुछ नहीं, इट इज़ रिटन इन द बुक। 2 पैक्स ट्वाइस ए वीक। ट्वाइस ए वीक का मतलब यह है कि आपको सोमवार और बृहस्पतिवार जाना है। ट्वाइस ए वीक का मतलब नहीं कि सोमवार मंगलवार। एंड 2 पैक का मतलब 2 पैक। ये रिकमेंडेशंस है अमेरिकन गाइडलाइन की। आप ले सकते हैं अल्कोहल, वो हार्मलेस नहीं है। दैट इज़ द ओनली ट्रू विद द अल्कोहल कि यू कैन टेक द अल्कोहल बट यू नेवर टेक द स्मोक।
ये जो है की पॉइंट है, लेकिन एल्कोहल पर ही केंद्रित रहें तो अच्छा है। अब एल्कोहल की वैरायटी में आप बात करेंगे, एल्कोहल जरूरी थोड़ी आप एल्कोहल डायरेक्ट विस्की पी रहे हैं ना, तो बियर में भी तो होता है, वाइन में भी तो होता है वो एल्कोहल। तो हम एल्कोहल इन कंटेंट का यूज करें, दैट विल बी द मच मोर सेफर फॉर आवर बॉडी। इसलिए जो लोग ले रहे हैं एल्कोहल ही तो है। वाइन को ये है कि नेचुरल चीज़ को नेचुरल इसमें वो फर्मेंटेशन करके फर्मेंट करके आपको एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया गया है, वो नेचुरल है। और जो आप मार्केट में विस्की वगैरह जो है वो आपकी सिंथेटिक हैं सब पूरी, वो प्योर एल्कोहल हो गया जा करके। तो इस तरह से ये वाइन एंड बियर्स आर द सेफ। अच्छा, स्मोकिंग के लिए आपने कहा कि हार्ट डिजीज़ के लिए बड़े ज़िम्मेदार है स्मोकिंग। मान लीजिए सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं, लंग्स डैमेज हो गए हैं, क्या वो दोबारा से उनको हेल्दी किया जा सकता है? देखिए ऐसा है, केवल एक ही चीज़ है योग। योग एक ऐसी चीज़ है, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी की सेल्स के अंदर की मेटाबॉलिज्म को चेंज कर सकता है। नो एक्सरसाइज, नथिंग? एक्सरसाइज आप करने लायक रहोगे नहीं ना, स्टैमिना नहीं रह जाएगा। नहीं, आपका तो लंग चला गया, 25% लंग काम कर रहा है, कहाँ आप दौड़ पाओगे, क्या एक्सरसाइज कर पाओगे, बहुत चेंज स्मोकर हो तो उसके लिए बस दो ही चीज़ है, मेडिटेशन एंड ध्यान। ठीक है, आपका क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत लंबा रहा है, आपने 30,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं देखे हैं अपने सामने, कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी या कोई ऐसी स्टोरी आपको याद आती है तो वो आप शेयर कर सकते हैं? एक हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा याद रहता है और बार बार नाक भी करता है। क्यों? मैं बेसिकली मैं उन्नाव से बिलोंग करता हूँ और उन्नाव के एक कस्बा है जिसको अचलगंज बोलते हैं, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और ईश्वर ने कुछ ऐसा किया कि उसके बाद अपने आप ही पैरों से लखनऊ गया, फिर लखनऊ के बाद अपने आप ही ईश्वर ने हमारे लिए पायदान खोलते हुए अपने आप यहाँ पर पहुँचा दिया। इन द सेंस है कि अपने उससे लगाव ज़्यादा होता है, ये कुछ रहता ही हर एक होता है। एक यंग बच्चा था करीब 16-17 साल का, वो सफरिंग फ्रॉम द एओर्टिक स्टेनोसिस, डायग्नोस केस था। और इतना खूबसूरत, इतना अच्छा लड़का था, जब भी उसके फादर हमको दिखाने आए मैं उनसे एक ही बात कहूँ, तुरंत इसका ऑपरेशन करा लीजिए। जब भी रेगुलर फॉलोअप में रहता था, बोले सर ऑपरेशन नहीं कराना। मैं समझ रहा था कि ऑपरेशन कर दूंगा तो पूरी लाइफ बढ़िया जिएगा, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और कई बार आते रहे, दिखाते रहे, 4 साल 5 साल हो गए होंगे। यही हॉस्पिटल था, नीचे का तब आईसीयू विकसित नहीं था उतना अच्छा, और वो पेशेंट आया, बच्चा आया, अरेस्टेड, नो हार्ट वाट रिस्पिरेशन, कुछ नहीं था। तो मेरे छूटते उसके फादर पर मैंने शाउट किया कि यू आर द किलर ऑफ हार्ट दिस बॉय, जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उस समय में, और उसको नज़रअंदाज करते हुए, यंग भी था मैं, तो हमारी टीम पूरे, मैंने कहा डू द कार्डियक मसाज। 4 टीम हुआ करती थी, कार्डियक मसाज बराबर उसका चलता रहा। 5-10 मिनट में थक गया तो दूसरा लग गया, तीसरा लग गया आदमी, चौथा लग गया, 5वां लग गया, छठा लग गया, और उसकी कार्डियक मसाज 1 घंटे तक चली, क्योंकि उसको इंटूबेट कर दिया जाएगा तो ब्रेन वाज प्रोटेक्टेड बाई वेंटिलेटर, इमीडिएट वेंटिलेट कर दिया गया और कार्डियक मसाज होता रहा। तो हमारे बॉस थे उस समय, हमारे सीनियर गुरु भी थे, डॉक्टर साहनी साहब, बोले राकेश कुछ हो नहीं सकता, एनफ, 1 आवर इज एनफ। मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने कहा यार पता नहीं क्या है। मैं पलट के
चला। तो सब ये हुआ कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तो एक टीम गई, दूसरी टीम गई, तीसरी टीम, लास्ट आई वाज द टीम जो लास्ट में मैं आईसीयू छोड़ रहा था। जैसे ही मैं आईसीयू छोड़ने वाला था वैसे मेरे को एक आवाज़ सुनाई पड़ी, कट, क्योंकि वो ही वाज कनेक्टेड विद द मॉनिटर। मॉनिटर की आवाज़ होती टक 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 सुनाई पड़ी। थोड़ी देर बाद फिर टक टक टक। अब आप देखिए और धीरे धीरे सब लोग चले गए, मैं ही आईसीयू के गेट पे रहा, मेरे को टक टक सुनाई पड़ा। मैंने कहा नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग है बच्चा। मैं लौट के उसके पास आया, पता उसका हार्ट रेट आ गया। अब ये हुआ कि इतनी देर कार्डियक मसाज हुई है, ये बच्चा है भी कि नहीं, ब्रेन डेड हो चुका कि नहीं हो चुका। मैंने कहा देखो यार ये सब चीज़ें कुछ नहीं, अब तो हार्ट आ चुका है और हार्ट प्रेशर भी बना रहा है, वेंटिलेट कर दो, सुबह असेस करेंगे। ये शाम की बात थी, 7-8-9 बजे की बात। तो मैं अपना राउंड लेके घर चला गया। मैं सुबह आया तो यार बिल्कुल आँखें सब फूल रहा, पूरे कमांड फॉलो कर रहा। वो केस ऐसा है जो मैं कभी नहीं भूलता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ उसके फादर ने फिर क्या गलती किया, मैंने कहा तुम्हें कुछ पैसा नहीं खर्च करना, मैं अपने पैसे से इसका वेल रिप्लेसमेंट करके घर भेजूंगा। अब इसके लिए लाइफ में अगर रखना है तो वेल रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल। फिर वो डिनाई कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, इंटेंशनली हमने उनकी कंसेंट ले लिया और उन लोगों को मैंने कहा आप लोग जाएं। बच्चे का हमने कंसेंट लेकर के दूसरे दिन कोई पैसा वैसा उनका खर्च नहीं, ऑपरेशन कर दिया, दूसरे दिन वेंटिलेटर से हटा दिया, बच्चा एकदम मस्त रहा। फिर उनके फादर लोगों को बुलाया मैंने उनको। तो ये एक ऐसा हादसा है जो कि हमारे लाइफ में हमेशा कि यार आपको ये नहीं सोचना है कि ये डेथ हो चुकी है। और मैं जिद्दी था, मैंने कहा यार नहीं तुम जाओ यार यहाँ से। थोड़ा कड़क भी हुए कि आप ये लाइफ बचा दिया, अब इसके बाद सुनना नहीं चाहते हैं। तो मैंने जो है कंसेंट लिया और कंसेंट लेने के बाद मैंने कहा आप लोग सब लोग जाओ। और दूसरे दिन सुबह सबसे पहले 5 बजे ऑपरेशन लगा दिया, 9 बजे तक मरीज बाहर था और शाम को वेंटिलेटर से हटा दिया टनाटन। आज भी बढ़िया फर्स्ट क्लास है। ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जो मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए, लेकिन ऐसा जज्बाती और ऐसा वो कि 1 घंटा तक अरेस्ट रहा हो और उसको कुछ नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि लाइफ, और आज भी टनाटन घूम रहा है एकदम टनाटन। तब वो एक फल की दुकान का मालिक हुआ करता था फादर, आज फलों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, आता है मिलने। एक ऐसा लगाव है कि अब क्या बताएं, उसको मैं देखता हूँ तो वाकई तो वो तो न जाने कितने दूर से बस वो ऐसा लगता पैर पकड़ ले हमारा, छोड़े नहीं हमको। न जाने कितनी जिंदगियां आपने बचाई हैं ऐसी। ये नंबर्स आप नंबर्स। इसलिए ये है कि मैंने यंग को, ये कार्डियक अरेस्ट था 1 घंटा था, कोई नहीं करता 1 घंटा कार्डियक अरेस्ट को मसाज, कोई नहीं करता। आधा घंटे कर लिया बहुत, आधा घंटे में आया तो यार नहीं, 1 घंटा। मेरे को ये लगता है यार यंग है, लड़का है, अभी और करो। आई वॉज द टीचर, तो हमारे रेजिडेंट लोग तो हमने कहा 1 घंटा करना तो 1 घंटा करेंगे। मैंने कहा 2 घंटा करना 2, जब मैं खड़ा हूँ जब वहाँ पर तो नेचुरली टीम करती रही, उसी का रिजल्ट था। कि यही मैं अपने ये अक्सर करके मैं लोगों को बताता हूँ कि ये मत सोचो कि कार्डियक अरेस्ट होकर पेशेंट आ गया तो उसमें कुछ नहीं हो सकता है। यू डू। ठीक है, क्योंकि आप सर बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर के हम लोग को बता रहे हैं और कई ऐसे टिप्स दे रहे हैं हार्ट हेल्थ को लेकर के। समय कम है तो 1-2 चीज़ें आपसे और पूछना चाहूँगी। सबसे पहले तो वो लोगों के बारे में जिनको लगता है कि मुझे हार्ट का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे हार्ट अटैक नहीं हो सकता है, मुझे हार्ट की कोई डिजीज़ नहीं हो सकती है, मेरे जीन्स में नहीं है, ऐसे लोगों को अवेयर करने के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर पिक्चर रहनी चाहिए। हार्ट डिसीज देयर इज़ नो एज बार।
पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बाहर से दिखाई पड़ता है वो अंदर से नहीं होता है। आप बाहर से फिट लगते हो पर अंदर से अंदर नहीं होता है। ये 2 टिप्स हैं हमारे, वो शायद डिक्शनरी के ये आखिरी पेज हैं। अगर इतनी ही अगर आप में समझ आ जाए, बस आप अपने आप कॉन्शियस हो जाएंगे। जो बाहर से आपको दिखाई पड़ रहा है कि हम फिट हैं, ये लेकिन अंदर से नहीं होता है। निश्चित रूप से आपको धीरे धीरे अंग आपको जल्दी, हमने जो एक तजुर्बा है, जो एक मतलब एक एक्सपीरियंस कह लो, लाइफ में देखा, जो जितना ही ज़्यादा बोलता मेरे हेल्दी नहीं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसको ट्रिपल बेसल डिसीज निकलता है। सर हमको कुछ है नहीं, हमको ना। तो हमारा जो एक मैसेज ये है कि डिनाइल मूड में मत रहो। एक्सेप्टेंस मूड में रहने से आपकी लाइफ को फ़ायदा है, आपकी फैमिली को फ़ायदा है, क्योंकि फैमिली आप पे डिपेंडेंट है। नॉट योर लाइफ ओनली, होल फैमिली इज़ डिपेंड ऑन यू। तो केयरलेसनेस नहीं, एक्सेप्टेंस बढ़ाइए कि हाँ यार हो सकती है, वाई नॉट। गो फॉर अ फुल बॉडी चेकअप। गो फॉर द फुल बॉडी चेकअप तो एक गलत चीज़ है। तो गो फॉर द कार्डियक चेकअप, होल कार्डियक चेकअप, दैट्स ऑल। फुल बॉडी में तो आजकल दुकानें खुल गई हैं, होल बॉडी चेकअप हो रहा है, होल बॉडी चेकअप हो रहा है, नहीं, फुल कार्डियक चेकअप, दैट इज़ डिफरेंट सिनेरियो। डॉक्टर राकेश जी, आप कानपुर कार्डियोलॉजी को नेशनल स्तर पर कहाँ देखते हैं आने वाले सालों में? क्या चेंजमेंट्स ऐसे करने वाले हैं? देखिए ऐसा है, इंस्टीट्यूट जो हमें जो एक दिखाई पड़ रहा है कि हम UN मेहता एक इंस्टीट्यूट है गुजरात में, वो भी ऑटोनॉम, वो भी जो है ऑर्गन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट है, जिस बिगेस्ट इंस्टीट्यूट दैन में। एम्स वगैरह कार्डियक स्पेसिफिक नहीं है, एम्स में मल्टीपल सारी हैं, मल्टीपल, हाँ मल्टीपल ऑर्गन, लेकिन कार्डियक UN मेहता हुआ, श्री जयदेवा, 2 इंस्टीट्यूट हैं ऑल ओवर इंडिया में। थर्ड इज आवर इंस्टीट्यूट जो ऑर्गन स्पेसिफिक पे हैं केवल। हम जो हमारी सेवाएं जो अभी नहीं मिल पा रही हैं, जो भविष्य में देना चाहता हूँ, उनमें सबसे चीज़ यही है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाएं, संसाधन और बढ़ाएं, और जो लास्ट हमारी जो है एक अर्जुन की नज़र है, जैसे कहते हैं ना तीर बैठा हुआ है, वो कब तीर लग जाएगा, वो है कार्डियक ट्रांसप्लांट। मैंने सारी सर्जरी कर डाली एक्सेप्ट कार्डियक ट्रांसप्लांट, और कार्डियक ट्रांसप्लांट मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का पहले यहीं पर होगा, ऐसा मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। बस केवल लीगलिटीज़ हैं और हमारे पेपर सबमिट हैं, सब कुछ है, तो वो देर नहीं लगेगी कि हम कार्डियक ट्रांसप्लांट इसमें ना करते हैं, और वो फर्स्ट ट्रांसप्लांट होगा उत्तर प्रदेश का। चलिए, हम भी आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ये ट्रांसप्लांट की जितनी भी सर्विसेज हैं वो कानपुर कार्डियोलॉजी में जल्दी से जल्दी आएँ। सुविधाएं सारी हैं ट्रांसप्लांट की, ऐसा नहीं है, पर लीगैलिटीज़ और लीगलिटीज़ भी अब मैंने कंप्लीट कर ली हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम तो लगता है। सर, हमारे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज जाने से पहले। देखिए, मैं यही कहूँगा कि हृदय जो हमारा हार्ट है, इट इज़ मोस्ट पावरफुल ऑर्गन। जब हम अपने माँ के पेट में होते हैं तब से चलना शुरू करता है अप टू द एंड ऑफ लाइफ। हमें इस ऑर्गन की बहुत ही रिस्पेक्ट करना चाहिए। ईश्वर ने हमें बहुत पावरफुल ऑर्गन दिया है, हमें उसकी स्वयं को रक्षा करनी है, और इसके लिए स्वयं को ही प्रयास करना है। इसलिए अपनी जो भी, अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ ऐसे कि हृदय में संबंधित हो सकता है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। कार्डियक कंप्लीट चेकअप ज़रूर कराएं, और जैसा हो उसका निदान ज़रूर करें, क्योंकि इट इज़ मोस्ट पावरफुल ऑर्गन, आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, लाइफ आपके साथ।
थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने व्यूअर्स को बता दें कि आज हमारे साथ देश के वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्डियक सर्जन्स डॉक्टर राकेश वर्मा हमारे साथ मौजूद थे, जो कि कार्डियोलॉजी के इस वक्त डायरेक्टर हैं और नए दिशा और दशा की तरफ लेकर के जा रहे हैं कानपुर कार्डियोलॉजी को, नए एडवांसमेंट कर रहे हैं हार्ट हेल्थ को लेकर के। जितनी भी डायग्नोसिस रहती हैं, जितने भी ट्रीटमेंट्स रहते हैं, उनमें इनका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा रहा है। एक बार फिर होगी मुलाकात एक नए शख्स के साथ। आप देखते रहिए आंचल एंगल।